हाँ जी दोस्तों, सुस्वागतम आज की अपनी ऑडिट की कक्षा के अंदर। देखो आज की वीडियो में बड़ी शॉर्ट स्वीट एंड समराइज रखने वाला हूं, ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा मैं। आप लोगों ने देख लिया होगा टाइटल। आज अपन अपनी AIR 10 जो हमारी स्टूडेंट थी AIR 10 मान्या सेट CA फाइनल अभी सितंबर 25 अटेम्प्ट के AIR 10 उनकी एक बार सर्टिफाइड नोटबुक इवेल्युएट करने वाले हैं ऑडिट सब्जेक्ट की। तो सर उनके ऑडिट के अंदर आए थे 80 मार्क्स। हाँ, उनके ऑडिट में आए थे 80 मार्क्स। तो अब उस 80 मार्क्स मतलब 80% हो गए वो। तो अब मैं आपको उनका एक बार पेपर प्रेजेंटेशन बताने वाला हूं, क्योंकि बच्चों का डाउट होता है सर एग्जैक्टली पेपर प्रेजेंट कैसे करना चाहिए, कीवर्ड कैसे लिखने चाहिए, कहां पर कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको सारी, ऑफकोर्स 100% पूरी नोटबुक नहीं, मैं पूरी नोटबुक आपको शेयर करा दूंगा, पर पूरी मैं एनालाइज करके बताऊंगा, टाइम निकल जाएगा ज्यादा। मैं आपको मेन क्रक्स बता दूंगा, कुछ क्वेश्चंस लेके, कुछ आंसर लेके, कि भाई देखो सजेस्टेड आंसर में ऐसा लिखा है और इन्होंने मान्या ने ऐसा लिखा है, तो आपको कैसा लिखना है, क्या करना है। आ जाइए अब देखते हैं। तो इनके 80 मार्क्स टोटल आए थे। ये इसके इंक्लूडिंग 30 मार्क्स जो एमसीक्यू होते हैं वो भी है यहाँ पे। तो उनके जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है 70 मार्क्स का, तो डिस्क्रिप्टिव में 70 में से उनके 52 मार्क्स आए थे। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 70 to 75%, 70 to 75% मार्क्स उनके डिस्क्रिप्टिव के अंदर आए थे। आइए देखते हैं। तो अब सबसे पहले, अब इन्होंने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है? सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2A अटेम्प्ट करा है। तो अब क्वेश्चन 2A सबसे पहले अगर तुम देखोगे, सबसे अच्छी चीज ये देखो, इन्होंने आंसर का जो भी स्टार्टिंग करी है ये हमेशा मिडल ऑफ द पेज में लिखा है, बीच में लिखा है। ये आंसर जो भी उन्होंने स्टार्ट करा है ना, तुम क्या करते हो, आधे लोग यहां पर लिखते हो आंसर 2A, तुम यहां पर लिखते हो। नहीं, आधी बार एग्जामिनर को पता ही नहीं पड़ता आपने नया आंसर शुरू कर दिया है, तो आधी बार एग्जामिनर गलती से इग्नोर कर देता है। भाई सिंपल बात है, एग्जामिनर अंधा है, तुम ये समझ के आंसर लिखो। एग्जामिनर अंधा है, तुम लोगों को सब चीजें उसको समझानी है, सिंपल चीज ये देखो यार, और कुछ नहीं। तो अब तुमको ना मिडल से हमेशा जो भी आंसर शुरू करो बीच में बता देना, देखो भाई बड़े बड़े में कि मैं आंसर 2A शुरू कर रहा हूं भाई, ये देख ले, यहां से तू देख ले। ठीक है। अब उसके बाद, अब पहले एक बार अपन चलते हैं जो क्वेश्चन था उसके ऊपर, आंसर 2A किस चीज का लिखा है, ये क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन था, अब मैं इतना डिटेल में तो अभी नहीं बता पाऊंगा। अगर तुमको पता हो, ये ऐसे 250 का क्वेश्चन आया था, ऐसे 250 का क्वेश्चन था कि भाई कंपनी को एक फायर एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रखना था कंपनी को, पर उसने कंपनी के पास फायर एनओसी नहीं था। अब सामने वाली कंपनी क्या बोल रही है? सामने वाली कंपनी ऑडिटर को बोल रही है कि ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के स्कोप के अंदर नहीं है, ये चेक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो सिंपल सी बात है सर, ए से 250 बोलता है दो तरह के लो रेगुलेशन होते हैं, एक जिसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है एफएस पे, एक जिसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है एफएस पे। तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट वाला है, मतलब ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब ये ऊपर ऊपर से मैं तुमको बता देता हूँ। ये देखो, तो सर यहां पर क्या था, आंसर की शुरुआत कैसे करनी थी? सबसे पहले जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, पहले ऊपर ही ऊपर आपको एसे का नाम देना है कि ये भाई एसे का नाम है। अब उसका आपको एसे का नेम देने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, एसे का नेम देना है कि भाई ये एसे का नेम और नंबर आपने दे दिया। उसके बाद जो भी उसका रिलेवेंट पैराग्राफ है, वो रिलेवेंट पैराग्राफ लिख देना। रिलेवेंट पैराग्राफ क्या था, यहां पर गिवन केस के अंदर सर आपको बताना है कि दो तरह के लो होते हैं, एक होता है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है अमाउंट और डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और एक जिसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, मतलब डू नॉट हैव ए डायरेक्ट इंपैक्ट, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता। उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देना है। तो मेन कीवर्ड कौन से थे? जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, जिसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट होता है, ये मेन कीवर्ड थे, और दो दो लाइन आपको उनके बारे में लिख देनी है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है जिस भी लॉ रेगुलेशन का डायरेक्ट इफेक्ट है, उसके लिए तो ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस लेने हैं, उसके लिए ऑडिटर को साई लेना है। ठीक है। और जो इनडायरेक्ट इफेक्ट वाला है, जिसका इनडायरेक्ट इफेक्ट है, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, उस वाले के लिए ऑडिटर को स्पेसिफाइड प्रोसीजर करने हैं। ठीक है। तो गिवन केस के अंदर ये जो लो रेगुलेशन था, इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट था, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं था। तो मैंने ये भी बताया था कि जिस भी लो रेगुलेशन का इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता, उसके लिए अपन चेक क्यों करते हैं, उसको अपन चेक क्यों करते हैं? क्योंकि सर हो सकता है अगर आपने उनका नॉन कंप्लाइंस करा, अगर आपने वो वाले लो रेगुलेशन फॉलो नहीं करे, तो आप पे पेनल्टी लग सकती है। तो पेनल्टी का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, पेनल्टी का प्रोविजन बनाना पड़ेगा आपको, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और अगर आपने प्रोविजन भी नहीं बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं करा, तो ऑडिटर एडवर्स और क्वालिफाइड ओपिनियन देगा, एडवर्स और क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। ठीक है। ये है भाई सजेस्टेड आंसर। अब देखो मान्या ने क्या लिखा है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, मान्या को इसके अंदर मिले यहाँ पर 4 मार्क्स मिले, उनका 1 मार्क्स कटा है, तो भी बहुत अच्छे मार्क्स मिले। 4 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स मिले, 5 में से 4 मार्क्स मिले, बहुत अच्छे मार्क्स है ये देखो, सबसे पहले उन्होंने भी ये लिखा, ए से 250 का रेफरेंस दिया नॉर्मल, ए से 250 का
रेफरेंस दिया, ये रहा ऐसे 250 का रेफरेंस पहले यहाँ पे नाम दिया, ठीक है। फिर उन्होंने देखो बहुत अच्छी चीज ये करी, उन्होंने सारे आंसर को पॉइंटर फॉर्मेट में और थोड़ा तोड़ तोड़ के लिखा। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा घिच पिच करके पैराग्राफ बना दिया, नहीं भाई ऐसा नहीं अच्छा लगता, वो सामने वाले को समझ में भी नहीं आता। फिर उसके बाद ये देखो इन्होंने भी बताया दो तरह के होते हैं लो रेगुलेशन, एक जिसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वो वाला, और एक जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता, वो दो तरह के बताए इन्होंने। जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है उसके लिए आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस लेने पड़ते हैं, ये सेम चीज इन्होंने बताई, ठीक है। और जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, ये देखो नॉट हैविंग ए डायरेक्ट इफेक्ट, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है उसके लिए आपको स्पेसिफाइड प्रोसीजर करने होते हैं, उसके लिए आपको स्पेसिफाइड प्रोसीजर करने होते हैं। ये देखो आपको उसके लिए स्पेसिफाइड प्रोसीजर करने हैं, आपको इनके लिए साई लेना है, और ये दो तरह के लो रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो क्या मान्या ने एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखी थी, क्या मान्या ने एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखी थी? आंसर इज नो। मान्या ने एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं लिखी थी, उन्होंने ना केवल कीवर्ड लिखे थे और कीवर्ड को हाईलाइट कर दिया था, बाकी लैंग्वेज खुद से चल जाएगी। मैंने यही बोला था, बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर एग्जैक्ट 100% याद करके लिखना, अरे 100% किसको याद होता है भाई? कीवर्ड, डायरेक्ट इफेक्ट, नॉट हैविंग ए डायरेक्ट इफेक्ट, इनको हाईलाइट कर दो। मान्या ने भी यही करा, इनको अंडरलाइन करा, ये देखो यहाँ पे भी अंडरलाइन करा है, अंडरलाइन करा है और कीवर्ड लिखे, कीवर्ड लिख के अंडरलाइन कर दिया। इसके लिए आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेना है, इसके लिए आपको स्पेसिफाइड प्रोसीजर करना है, और ये सब मान्या ने, ये देखो आप नीचे अंडरलाइन करा हुआ है, ये प्रॉपर्ली अंडरलाइन करा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है, बस कीवर्ड अगर आपके मैच हो गए कि हाँ भाई सामने वाले ने चाहे यहाँ पर 2 पॉइंट पहले यहाँ एक्सप्लेन करे थे, फिर उन्होंने बाकी के यहाँ पर और एक्सप्लेन करे थे, पर मान्या ने क्या करा, ये दोनों चीजें एक साथ ही एक्सप्लेन कर दी, पर कीवर्ड मैच हो गए थे, कीवर्ड मैच हो गए थे, इसलिए मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो कीवर्ड मैच कर लेना और उसको अंडरलाइन कर लेना, ये कर लेना। एग्जैक्ट 100% आंसर मैच करने की जरूरत नहीं होती कि 100% लैंग्वेज मैच हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद गिवन केस आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि गिवन केस के अंदर क्या हुआ। हाँ जी बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने गिवन केस बताया है, यहाँ पर भी ये नीचे की साइड इन्होंने गिवन केस बताया, तो सेम आपको गिवन केस बताना है। गिवन केस में कुछ भी नहीं करना, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के लैंग्वेज चेंज करके इधर लिख देना कि गिवन केस में क्या हुआ था। फिर एंड में आपको कंक्लूजन देना पड़ेगा, एंड में आपको कंक्लूजन देना पड़ेगा। तो देखो एंड में इन्होंने मान्या ने कंक्लूजन भी दे दिया, एंड में कंक्लूजन भी दे दिया, ये कंक्लूजन, ठीक है। कि ये कंक्लूजन क्या कि जो मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी बोल रही है उनका कंटेंशन रोंग है, उनका कंटेंशन रोंग है कि भाई मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी बोल रही है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फायर एनओसी को चेक करना, तो ये उनका कंक्लूजन रोंग है, तो ये भी आपको दे देना है, ठीक है। फाइनल आपका कंक्लूजन। अब ये स्पेसिफाइड प्रोसीजर इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बता दिया था, एक्स्ट्रा बताने के मार्क्स नहीं मिले इनको, मतलब स्पेसिफाइड प्रोसीजर यहाँ पे नहीं था, अब इतना तुमको आता होगा, मैं क्या बताऊँ अभी यहाँ पे कि कुल मिला के स्पेसिफाइड प्रोसीजर क्या क्या होते हैं वो मान्या ने एक्सप्लेन कर दिया नीचे, हालांकि आईसीआई ने नहीं करा। मार्क्स कटेंगे नहीं, इसकी वजह से मार्क्स कटेंगे नहीं अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा लिखा तो, बट हाँ उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे भी नहीं, ये स्पेसिफाइड प्रोसीजर आईसीआई ने एक्सप्लेन नहीं करा, तो यहाँ पे देखो इस बंदे ने यहाँ पे डाला है 0 मार्क्स, इसके नहीं मिले। अब सर स्टेप 3 पे उनको 0 मार्क्स मिले, मतलब उनका 1 मार्क कहीं पे कटा है, 1 मार्क कहाँ पे कटा है, इस चीज पे, ये जो मैंने येलो कराया ना, ये वाली चीज मान्या ने एक्सप्लेन नहीं करी हुई कि भाई ऑडिटर को इंश्योर करना है कि कोई भी पैनल प्रोविजन बनाना है क्या, कोई भी प्रोविजन बनाना है क्या बुक्स का, क्योंकि नॉन कंप्लायंस हुआ है लो रेगुलेशन का, और जो भी पैनल प्रोविजन और नॉन कंप्लायंस हुआ है लो का, वो मटेरियल है तो उसको डिस्क्लोज कराया नहीं कराया कंपनी ने, डिस्क्लोज कराया या नहीं कराया कंपनी ने, और अगर प्रोविजन नहीं बनाया डिस्क्लोज नहीं करा तो एडवर्स और क्वालिफाइड ओपिनियन देनी है। बस एक ये वाली चीज थी ना, ये वाली 1 मार्क्स की थी, ये वाली 1 मार्क्स की थी। ऊपर इन दो चीजों को एक्सप्लेन करने के 2-2 मार्क्स थे। अगर आपने डायरेक्ट इफेक्ट वाली चीज लिखी तो इसका 2 मार्क्स है, इंक्लूडिंग ये वाली चीज, इंक्लूडिंग ये वाली कि डायरेक्ट वाले को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस देने, सेम इनडायरेक्ट इफेक्ट वाले की 2 मार्क्स थे, इसके 2 मार्क्स, इसके 2 मार्क्स। मान्या ने ये बिल्कुल प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया था, 2-2 मार्क्स इसके मिल गए, पर लास्ट वाले के अंदर बस एक ये चीज मान्या ने एक्सप्लेन नहीं करी तो 1 मार्क्स यहाँ पे कट गया। तो ये है कि अगर आपको पूरा आंसर नहीं आता पर आपको एक बेसिक बेसिक चीजें आती है कि हाँ भाई हमको आ जाएगा थोड़ा बहुत, तो एटलीस्ट आप लिख के आओ कुछ, 5 मार्क्स में से आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। 100% आंसर सही हो या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे वैसे भी स्टेप वाइज मार्किंग देता है, मैंने बताया अभी आपको, जैसे ये स्टेप वाइज मार्किंग है, ये चीज एक्सप्लेन करी 2 मार्क, ये चीज एक्सप्लेन करी 2 मार्क। एक एंड का कंक्लूजन में उन्होंने थोड़ी कुछ अलग चीजें लिखी है, लैंग्वेज कुछ अलग हो गई, कुछ 1-2 चीजें नहीं लिखी, तो 1 मार्क्स उनका कट गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन से अपन को क्या मेन समझ आया कि मेन जो भी स्टैंडर्ड्स और नोटिंग के आपको क्वेश्चन लिखने होंगे,
हम मतलब तो वैसे कोई से भी लिखने होंगे तो एक तो आंसर आपको हमेशा बीच में से लिखना है कि भाई हम आंसर 2A में यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, वॉट। फिर उसके बाद आप जब भी लिखोगे ऊपर सबसे पहले स्टैंडर्ड नोटिंग का रेफरेंस नाम वगैरह दोगे, उसके जो बेसिक प्रोविजन है वो समझाओगे। फिर बेसिक प्रोविजन आपने यहाँ पे समझाया कि उसके जो भी बेसिक प्रोविजंस वगैरह है, पैराग्राफ वगैरह है वो। फिर बीच में फिर आप डालोगे गिवन केस, गिवन केस में क्वेश्चन ने क्या क्या दिया उसका थोड़ा बहुत एनालिसिस लिख देना। फिर एंड में कंक्लूजन लिखना है, एंड में आपको कंक्लूजन लिखना है। इस हिसाब से आपको आंसर प्रेजेंट करना है। कीवर्ड आपको याद से हाईलाइट करने, लिख लेना भाई। कीवर्ड याद से आपको अंडरलाइन मारने, जो मैंने अंडरलाइन मारे ना सेम जैसे मान्य ने भी अंडरलाइन करा है कीवर्ड। भाई सामने वाला अंधा है, उस बंदे के पास कॉपी चेक करने के लिए 500 कॉपी पड़ी, 1000 कॉपी पड़ी है। तुमने अगर कुछ अंडरलाइन नहीं करा तो वो बंदा देखेगा ही नहीं, तुमने आधी बार उसको नहीं मिला ना, वो मार्क्स कट कर देगा, मतलब देगा ही नहीं मार्क्स, क्योंकि उसको दिखा ही नहीं तुमने वो कीवर्ड कहीं पे यूज करा है। तो इसीलिए भाई सामने वाला ये समझ के चलो अंधा है कॉपी चेक करने वाला, उसको कीवर्ड तुमको हाईलाइट करके दिखाने। साथ में आपको पॉइंटर फॉर्मेट में आंसर प्रेजेंट करना है, पैराग्राफ में मत करना, ठीक है ना, जैसे मान्या ने भी बिल्कुल पॉइंटर फॉर्मेट के अंदर करा है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब ये देखो मैंने यहाँ पे आपकी फाइंडिंग भी लिख दी है, ओनली कीवर्ड्स मैच करना जरूरी है, एग्जैक्ट पूरी लैंग्वेज मैच करना जरूरी नहीं होता। ये चीज बच्चों का सबसे बड़ा डाउट होता है। आ जाओ, कीवर्ड्स हाईलाइट करना है, स्टेप वाइज मार्किंग आपको मिलेगी, ये चीज मैंने आपको बता दी। आ जाओ। अब सर उसके बाद जैसे क्वेश्चन 2B भी वापस देख लो एक बार, क्वेश्चन 2B इसके अंदर क्या था। आ जाओ। हाँ, ये कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन था भाई। कोड ऑफ एथिक्स के अंदर उसका एक प्रोविजन नहीं है सर, नोकलार वाला। नोकलार किस पे एप्लीकेबल होता है, किस पे नहीं होता, वो वाला है। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी था। नोकलार सबसे पहले बोला है कि कोई सीनियर मोस्ट डायरेक्टर है जो एक चार्टेड अकाउंटेंट है, पर किसका है वो सर, वो यहाँ पे कहीं पे अनलिस्टेड कंपनी लिखा हुआ है कि एक अनलिस्टेड कंपनी है, यहाँ पे कहीं पे तो लिखा हुआ है एप्लीकेबल, ये अनलिस्टेड कंपनी है। तो ये एक अनलिस्टेड कंपनी है, तो क्या अनलिस्टेड कंपनी पे नोकलार एप्लीकेबल होता है क्या, होता है क्या, नहीं होता ना। तो वो 2 मार्क्स तो पहले आपको इसको बताने हैं कि उस पर नोकलार एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, ये वाली चीज। फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि जो अगर आप नोकलार कभी रिपोर्ट कर रहे हो, मतलब ऑडिटर वगैरह, तो उसको क्या डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने हैं। तो 2 और 3 मार्क्स करके आया था क्वेश्चन। आ जाओ। तो आईसीआई ने आंसर में क्या लिखा है ये देखो, उन्होंने पहले बता दिया नोकलार, एक बेसिक से बता दिया नोकलार क्या होता है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, बस एक नोकलार की एक लाइन लिख दो चल जाएगा। फिर आप बता देना कोई भी सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो लिस्टेड कंपनी का, उस पे नोकलार लगता है, मतलब नोकलार की एप्लीकेबिलिटी बता दी, ठीक है। पर गिवन केस के अंदर वो एक अनलिस्टेड कंपनी है तो नोकलार एप्लीकेबल नहीं होगा, नोकलार एप्लीकेबल नहीं होगा। तो गिवन केस में जो मिस्टर एक्स है, जो भी एक एम्प्लॉय वगैरह है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है नोकलार को रिपोर्ट करने की। तो यहाँ पे कंक्लूजन भी देना है, मतलब यहाँ पर कंक्लूजन भी देना है। हमेशा कंक्लूजन देना, जो भी क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है उसका कंक्लूजन देना, मतलब यहाँ पर आपने केवल प्रोविजन एक्सप्लेन करा था, प्रोविजन, फिर आपने गिवन केस एक्सप्लेन करा, प्रोविजन गिवन केस, तो प्रोविजन गिवन केस और कंक्लूजन। कंक्लूजन हमेशा देना कि भाई मिस्टर एक्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है नोकला रिपोर्ट करने की। अब देखते हैं मान्य ने क्या लिखा था। अ, उनको 0 मार्क्स मिले इस क्वेश्चन में, उनको यहाँ पर 0 मार्क्स मिले भाई, यहाँ पर इनको कोई भी मार्क्स नहीं मिला है। रीजन 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 रीजन, क्योंकि इन्होंने गलत कर दिया, इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि नोकलार एप्लीकेबल होगा। इनका आंसर, इन्होंने पहले नोकलार समझाया, वो अच्छा करा, चलो नोकलार समझा दिया पूरा कि नोकलार कब कब लगता है, लिस्टेड कंपनी पे लगता है, अनलिस्टेड कंपनी विद नेटवर्थ 250 करोड़, उन्होंने ऐसा लिख दिया। उनका आंसर ही गलत है, मतलब उनका यहाँ पे कॉन्सेप्ट गलत हो गया था कि अगर लिस्टेड कंपनी, अगर उसका 250 करोड़ के ऊपर है, लिस्टेड होगी तो लगेगा, ठीक है ना, मतलब नॉन लिस्टेड पे नहीं लगता वो। तो ये देखो नेटवर्थ एग्जिटिंग 250 करोड़, तो उन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि उनको बताना पड़ेगा कि कोई भी इमिनेंट ब्रीच है तो उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा, कंटेंशन ऑफ मिस्टर एक्स इज रॉन्ग, गलत है, मतलब उनका कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया, इसलिए यहाँ पे मार्क्स कट गए उनके, ठीक है। फिर उसके बाद, अब उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वाला पॉइंट है। डॉक्यूमेंटेशन में कि नोकलार का डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है। तो नोकलार के डॉक्यूमेंटेशन में 3 पॉइंट लिखने थे, 3 मार्क्स का था, 3 मार्क्स का था। तो अब यहाँ पे मान्या को मिले हैं 2 मार्क्स, यहाँ पर मान्या को मिले 2 मार्क्स, 1 मार्क नहीं मिला, क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट पॉइंट उनका सही है, सेकंड पॉइंट सही है, थर्ड वाले की उनकी लैंग्वेज मैच नहीं हुई। ये देखो लैंग्वेज ऐसा नहीं, मतलब कुछ वो पूरा ही पॉइंट अलग लिख दिया था थोड़ा उन्होंने। ये देखो सबसे फर्स्ट क्या है, हाउ दे हैव सेटिस्फाइड दैट, मतलब जो अकाउंटेंट है वो कैसे सेटिस्फाई हुआ दैट रिपोर्टिंग इज इन अकॉर्डेंस विथ, रिपोर्टिंग जो भी है वो पब्लिक इंटरेस्ट एंड कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम को फॉलो करके हुई है। तो देखो अब यहाँ पे आईसीआई की लैंग्वेज देखो, आईसीआई की लैंग्वेज देखना, ये देखो हाउ द अकाउंटेंट इज सेटिस्फाइड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इज फुलफिल्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ
पब्लिक इंटरेस्ट इज फुलफिल्ड। तो मेन यहाँ पे कीवर्ड क्या था कि पब्लिक इंटरेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो गई है। ये मान्या ने यहाँ पे लिखा पब्लिक इंटरेस्ट सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे क्या एग्जैक्ट डिट्टो लैंग्वेज मैच हो रही है क्या? नहीं जी, लैंग्वेज पूरी एग्जैक्ट मैच नहीं हुई है, पर जो उन्होंने कीवर्ड लिखा पब्लिक इंटरेस्ट उसको हाईलाइट करा और सेटिस्फाइड। यहां पर आईसीआई ने वर्ड लिया था अकाउंटेंट इट सेटिस्फाइड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट हैज बीन फुलफिल्ड, पर यहां पर इन्होंने क्या लिखा सेटिस्फाइड विद द पब्लिक इंटरेस्ट रिपोर्टिंग, पब्लिक इंटरेस्ट रिपोर्टिंग। तो एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पर तो कहीं पे रिपोर्टिंग वर्ड यूज भी नहीं है, यहाँ पे कहीं पे रिपोर्टिंग वर्ड यूज है क्या? देखो, हाउ द अकाउंटेंट सेटिस्फाइड दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट फुलफिल्ड, रिपोर्टिंग वर्ड भी कहीं पे यूज है क्या? नहीं है। तो यहां पर मान्या ने जो तो रिपोर्टिंग वर्ड लिखा है तो भी उनको मार्क्स मिला है। क्यों? क्योंकि भाई ये कीवर्ड मैच हो गया उनका, ये कीवर्ड मैच हो गया पब्लिक इंटरेस्ट वाला। तो तुमने अगर कीवर्ड एक दो मैच करा लिए ना अच्छे वाले, अब जैसे ये देखो कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम, नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत गलत लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये कीवर्ड जब मैच हो गए सामने वाले अंधे को, मतलब एग्जामिनर को कॉपी चेक करते वक्त कीवर्ड दिख गया ना, वो तुम्हारा आंसर वैसे भी पूरा नहीं पड़ता, कीवर्ड देखता है और मार्क्स दे देता है। ये देखो ग्रीन टिक लगाया हुआ है, मतलब उसको मार्क्स मिल गया इस वाले पॉइंट का, 1 मार्क पक्का। दूसरा, हाउ मैनेजमेंट हैव रिस्पॉन्डेड द नॉन कंप्लाइंस, मैनेजमेंट ने नॉन कंप्लाइंस को कैसे रिस्पॉन्ड करा, अब ये देखो हाउ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी हैव रिस्पॉन्डेड टू मैटर, ठीक है, ये वाला सही है। जैसे मान्या ने यहाँ पे केवल मैनेजमेंट वर्ड यूज लिया है, टीसीडब्ल्यूजी वर्ड यूज नहीं लिया, टीसीडब्ल्यूजी ये वर्ड यूज नहीं लिया, बस मेन क्या था कि बस मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी ने रिस्पॉन्ड कैसे करा उस मैटर को, मेन काम ये था। तो ये देखो हाउ मैनेजमेंट हैव रिस्पॉन्डेड टू द नॉन कंप्लाइंस, ये वाला रिस्पॉन्ड कैसे करा, ये पॉइंट। तो मान्या ने टीसीडब्ल्यूजी वर्ड यूज नहीं लिया, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर एग्जैक्ट रट्टा मारना है क्या? नहीं, एग्जैक्ट याद नहीं होगा, मैनेजमेंट वर्ड तो लिखा है ना, टीसीडब्ल्यूजी नहीं लिखा चल जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, 100% एग्जैक्ट लैंग्वेज मैच नहीं कर सकते, बस जो मेन क्रक्स और मेन कीवर्ड है वो अगर मैच हो गए ना तो हो जाएगा, तुमको मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो इसका भी 1 मार्क मिल गया। पर हाँ, ये वाला पॉइंट पूरा ही गलत हो गया था, लास्ट वाले का मार्क्स नहीं मिला था इस स्टूडेंट को। हाउ ऑडिटर हैड सेटिस्फाइड विद द रिस्पॉन्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑडिटर कैसे सेटिस्फाई हुआ विद द रिस्पॉन्स ऑफ मैनेजमेंट, और मतलब स्टूडेंट ने ये लिखा है, बट यहाँ पर ये देखो द कोर्स ऑफ एक्शन अकाउंटेंट कंसीडर इन जजमेंट में, अब मतलब समझाने तो कहा जाऊंगा, मतलब कुल मिला के रीजनेबल एंड थर्ड पार्टी टेस्ट के लिए बोल रहा है। तो इसका आंसर का मार्क्स मिल गया, इसका मिल गया, ये थर्ड वाला पॉइंट मान्या ने नहीं लिखा था इसलिए इसका मार्क्स नहीं मिला। ठीक है, तो उनको 2 मार्क्स मिल गए, इसके 2 मार्क्स मिल गए। तो अब तुमको समझ में आ रहा होगा आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अब ये चीज ध्यान रखना, पॉइंटर में लिखना, मेन कीवर्ड पे ध्यान रखो, एग्जैक्ट रटने मत बैठो, और बस आपको इसको गोला मार लेना है, मतलब या तो गोला मार लो या अंडरलाइन मार लो कीवर्ड के ऊपर। आ जाओ। अब सर अब ये भी देखने की जरूरत है क्या? देखने की जरूरत, हाँ चलो एक और देख लेते हैं, फिर अपन एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, बस काफी है। मतलब मेनली मुझे बताना है आंसर कैसे लिखना है, रैंकर कैसे आंसर लिखते हैं इसलिए इतने मार्क्स मिलते हैं, या फिर उनकी भी क्या गलती हुई है वो सब मुझे बताना, तब तुमको समझ आ गया होगा मेनली। ठीक है, आ जाओ। आओ आओ आओ, 4A। ये 4A वाला क्वेश्चन से मैं क्वेश्चन तो नहीं समझा सकता, कुल मिला के ये रिस्ट्रक्चरिंग वाला क्वेश्चन है, बैंक ऑडिट का रिस्ट्रक्चरिंग वाला क्वेश्चन है अगर तुम पढ़ोगे तो, कि भाई कुल मिला के कंपनी, सामने वाले बंदे ने लोन ले लिया था, अब वो लोन लेने के बाद वो बंदा क्या कर रहा था, वो बंदा ब्रांच के पास पहुंचा कि मेरा रीपेमेंट का पीरियड बढ़ा लो, इंटरेस्ट रेट को मेरे रिड्यूस कर दो, ये सारी चीजें, तो रीपेमेंट की बात, मतलब कुल मिला के रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला 3 मार्क्स का, कि भाई इसने बोला है एक बार अकाउंट रिस्ट्रक्चर हो गया तो आप लोगों को पता है वो अकाउंट अब स्टैंडर्ड नहीं, वो सब स्टैंडर्ड बन जाता है, वो अकाउंट सब स्टैंडर्ड बन जाता है, तो ऑडिटर बोल रहा है इसको सब स्टैंडर्ड करो। क्या ऑडिटर सही बोल रहा है क्या? पहले 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आओ, सबसे पहले क्या होगा आंसर में, आईसीए ने क्या करा है, पहले रिस्ट्रक्चरिंग को समझाया है कि रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट डिट्टो समझाने की जरूरत नहीं होती, बस रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में एक दो लाइन लिख लो चल जाएगा, कि रिस्ट्रक्चरिंग इज एन एक्ट जहां पे किसी भी इकोनॉमिक लीगल रीजन की वजह से जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो जाती है बोरोवर को, तो कुल मिला के वो कंसेशन देते हैं अपन बोरोवर को। ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में 1 2 लाइन बता दो। फिर उसके बाद क्या है सर, उसके बाद प्रोविजन बताओ कि प्रोविजन क्या बोलता है, वही सेम तरह से आंसर लिखना है। प्रोविजन बोलता है कि एक बार अगर आपने रिस्ट्रक्चर करा लिया तो उसको डाउनग्रेड करना पड़ेगा स्टैंडर्ड टू सब स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ऊपर आपने पूरा का पूरा कुल मिला के पहले तो आपने प्रोविजन समझाया, ये रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, उसको स्टैंडर्ड मानते हैं सब स्टैंडर्ड मानते हैं, पूरा प्रोविजन समझाया।
फिर अपने उसके बाद गिवन केस समझाओ, गिवन केस में क्या हुआ था, कि भाई गिवन केस पूरा बता दो कि गिवन गिवन केस में क्या हुआ था एग्जैक्ट। फिर एंड में आपको कंक्लूजन देना है, एंड में आपको कंक्लूजन देना है कि हाँ भाई सब स्टैंडर्ड बिल्कुल करेक्ट है, सीएटी ने जो बोला इसको सब स्टैंडर्ड मानना है बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेट्स सी इनको कितने मिले हैं। इनको 2 मार्क्स मिले, मतलब 1 मार्क कहीं पे कटा है। लेट्स सी कहाँ पे कटा है। अकाउंट ऑफ बोरोवर इज रिस्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर आपको देखना है कि बोर्ड की पॉलिसीज के हिसाब से हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। आईसीए ने वैसे ये पॉइंट नहीं लिखा, पर चलो ठीक है लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार आपने रिस्ट्रक्चर करा तो वो कभी भी स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, वो सब स्टैंडर्ड हो जाएगा। बिल्कुल सही लिखा है उन्होंने, प्रोविजन बिल्कुल सही बताया, पर गलती पता पड़ी कहाँ पे करी है सर, ऊपर ही ऊपर रिस्ट्रक्चर का मतलब नहीं समझाया। रिस्ट्रक्चर क्या होता है उसका मतलब नहीं समझाया। तो भाई ये देखो आईसीए ने सबसे पहले ऊपर ही ऊपर समझाया था कि रिस्ट्रक्चर क्या होता है, रिस्ट्रक्चर के बारे में 1-2 लाइनें नहीं बताई, तो उसका 1 मार्क्स था, उसका 1 मार्क्स था। तो भाई यहाँ पे रिस्ट्रक्चर का मतलब नहीं बताया, उसका 1 मार्क यहाँ पे कट गया। बाकी बिल्कुल सही बताया कि भाई सब स्टैंडर्ड हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। गिवन केस भी बता दिया, ये देखो ये गिवन केस क्या क्या है। एंड में कंक्लूजन भी बता दिया, एंड में कंक्लूजन भी बता दिया, बाकी सब कुछ सही बताया है, बस एक ऊपर रिस्ट्रक्चरिंग वाला पॉइंट बताया। ठीक है, ये हो गया। अब चलो और नीचे आओ, मतलब तुमको समझ आ गया ओवरऑल कैसे लिखना है। अब एक आप मेरे को ना प्रोफेशनल एथिक्स का मैंने क्वेश्चन हाईलाइट करा था, प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन मैं तुमको और बता देता हूँ। अच्छा 5B भी एक बार चलो देख लो, एक बार 5B क्या बोलता है। वैसे ठीक है चलो, अब मेरे को लगता नहीं, अब तुमको समझ में आ गया कुल मिला के आंसर कैसे लिखने हैं, कीवर्ड वगैरह वो सारे कैसे, मतलब इनके मार्क्स का एक बेसिक आइडिया मिल गया तुमको कि जनरली ऐसे ही चेकिंग कैसे करता है। 5B वाला क्वेश्चन था ऐसे 505 का, ऐसे 505 का ऐसा क्वेश्चन था कि भाई मैनेजमेंट ने एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजी थी, मतलब सॉरी एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपने किसी डेटर को भेजी थी। अब उस डेटर ने पता है क्या करा, जनरली डायरेक्ट रिस्पॉन्स आना चाहिए, जनरली ऑडिटर के पास डायरेक्ट रिस्पॉन्स आना चाहिए, पर भाई डेटर ने मैनेजमेंट को भेजा पहले रिप्लाई, और मैनेजमेंट ने ऑडिटर को दिया, मैनेजमेंट ने ऑडिटर को दिया। तो ये वाला क्वेश्चन है। तो अब आप बताओ कि इस केस में आप क्या कैसे डील करोगे इस सिचुएशन से, ठीक है। अब देखो इतना डिटेल में क्वेश्चन अभी करा नहीं सकता। और हाँ एक और चीज जिनको नहीं पता, अपना ऑडिट का यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री वाला फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है, बिल्कुल फ्री वाला फास्ट ट्रैक बैच, बिल्कुल आपको लगभग लगभग वो फास्ट ट्रैक बैच कंप्लीट हो चुका है, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी को भी अगर ऑडिट देखनी है अच्छे से करी भी अपने, समझा भी है, याद भी कराए। हाँ जी, क्लास में अपन ने अंडरस्टैंडिंग पहले रट्टाफिकेशन भी करा, अंडरस्टैंडिंग के साथ याद भी कराए, कॉन्सेप्ट भी करे, क्वेश्चन भी करे, सब कुछ अच्छे से करे। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट देख लेना हमारे चैनल पे, ठीक है ना, वो मिल जाएगी। और आपको उसके जो नोट्स है ना, वो भी मैं मैक्सिमम नोट्स में आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल से आप नोट्स भी ले सकते हो। आ जाओ। तो सर उन्होंने रिप्लाई डेटर ने मैनेजमेंट को दिया, मैनेजमेंट ने ऑडिटर को दिया। तो सर ये किसका क्वेश्चन है सर, ये से 505 का है, रिलायबिलिटी पे डाउट आ जाता है, रिलायबिलिटी पे डाउट आ जाता है। तो सर कभी भी जब आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जब भी आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आपको रिलायबिलिटी पे डाउट आ जाता है, तो आपको वो बताना है इसके अंदर। ये देखो, तो आपको यहाँ पे बोलना है ऐसे 505, ऐसे 505 बोलता है कि भाई जब भी आपको लगे कि रिलायबल नहीं है, जब भी आपको लगे कि सामने वाले का रिस्पॉन्स रिलायबल नहीं है, तब आपको क्या करना होता है, आपको 2 चीज करनी होती है। जब भी आपको पता पड़े कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स रिलायबल नहीं है, तो 2 चीज करनी है। पहली चीज, इवेल्युएट द इम्प्लीकेशन ऑफ असेसमेंट ऑफ रोमम, कि मतलब आपको रोमम की असेसमेंट चेंज करनी है। रोमम जो आपने पहले असेस करा था ना, रोमम, रोमम का असेसमेंट चेंज करना है। दूसरा, एनटीई ऑफ प्रोसीजर आपको चेंज करना है, एनटीई ऑफ प्रोसीजर आपको चेंज करना है। तो एक तो आपको रोमम की असेसमेंट चेंज करनी होती है, और एनटीई ऑफ प्रोसीजर आपको चेंज करना होता है। 2 चीज करनी होती है जब भी आपको लगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन का रिप्लाई प्रॉपर नहीं है। तो पहले आपको ये लिखना था। फिर ए से 500 बोलता है, ए से 500 बोलता है कि भाई आपको कब रिलायबिलिटी पे डाउट आएगा, ये 2 पॉइंट और लिखने हैं कि भाई कभी भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिलायबल है या नहीं, आपको कब कब पता पड़ेगा कि भाई 2 फैक्टर, अगर ये 2 फैक्टर में से कुछ भी प्रेजेंट है तो हम ऐसा मानेंगे कि उसका रिस्पॉन्स रिलायबल नहीं है। क्या फैक्टर, कि या तो वो इनडायरेक्टली ऑडिटर को मिला, मतलब डायरेक्टली ऑडिटर को नहीं मिला एक्सटर्नल कंफर्मेशन, या फिर इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम ओरिजिनली इंटेंडेड पार्टी, जिससे हमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगा था, जिससे हमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगा था उससे हमको एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं मिला। उस केस में, इन 2 केस के अंदर हम ऐसा मानेंगे कि भाई ये कंफर्मेशन रिलायबल नहीं है। तो पहले आपने क्या करा, 2 ऐसे और उनके दोनों ऐसे के नाम नंबर, उनके जो रिलेवेंट प्रोविजन थे वो आपने समझा दिए, ठीक है। तो पहले उसके नाम नंबर और आपने प्रोविजन को समझा दिए।
फिर आपको बताना है ये गिवन केस में जो भी हुआ, गिवन केस मतलब जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है। फिर एंड में क्या होगा सर, कंक्लूजन। एंड में क्या होगा सर, फाइनली आपको कंक्लूजन दे देना है। तो कंक्लूजन क्या है सर, कंक्लूजन वो ये सर आपने जो अपन ने ऊपर पढ़ा था कि भाई उसको क्या करना पड़ेगा, रीअसेस करना पड़ेगा रोमम को रीअसेस करना पड़ेगा फाइनली उस ऑडिटर को, और साथ में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो अपन ने डिसाइड नहीं करा था एंटी ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर वो चेंज करने पड़ेंगे। तो ये दोनों पॉइंट वापस से नीचे कंक्लूजन में लिखने की ऑडिटर को क्या करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। तो पहले उन्होंने ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन और उसके बारे में बता दिया। तो ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में बताते ही पहले 1 मार्क उनको मिल गया है, देखो ये मिल गया। तो उन्होंने यहाँ पे ऐसे 500 के बारे में नहीं लिखा, ऐसे 500 का तो उनका एक आधा मार्क्स कटा होगा। कितने मार्क्स मिले इनको, 3 मार्क्स मिले, तो 2 मार्क्स कटे इनके, 2 मार्क्स कटे, क्योंकि तो इन्होंने ऐसे 500 का रेफरेंस नहीं दिया। ऐसे 500 बोलता है कि कब रिलायबल नहीं होती ये चीज, ये दोनों पॉइंट उन्होंने नहीं लिखे। 1 मार्क्स तो इनका यहाँ पे कटा है, 1 मार्क इनका यहाँ पे कटा है, क्योंकि इन्होंने नहीं बताया कि कब कंफर्मेशन को रिलायबल नहीं मानते, ये दोनों पॉइंट नहीं बताया, 1 मार्क इसका कटा है। देखो इन्होंने बताया कि आपको हमेशा चेक करनी होगी रिलायबिलिटी ऑफ ओपिनियन। कभी भी अगर मतलब ऑडिटर को हमेशा डायरेक्टली भेजना होता है कंफर्मेशन, ऑडिटर को हमेशा डायरेक्टली रिसीव होना होता है कंफर्मेशन, तो वो ज्यादा रिलायबल होता है। ठीक बात है, चलो सही बात है। फिर उसके बाद इन्होंने कंक्लूजन दे दिया, इसके बाद इन्होंने कंक्लूजन दे दिया कि भाई नॉट ऑब्टेन ऑडिटर डायरेक्टली, ऑडिटर ने डायरेक्टली नहीं मिला, इसकी वजह से रिलायबिलिटी पे डाउट आ गया, इसकी वजह से रिलायबिलिटी पे डाउट आ गया। तो अब उसको क्या करना चाहिए, फाइनल कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में इन्होंने बोला कि भाई उनको रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस पे शक होना चाहिए, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे शक होना चाहिए, नहीं ये पॉइंट नहीं होता, ये वाला पॉइंट नहीं होता। आपको कंक्लूजन में क्या देना था, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट नहीं थे, इवेल्युएट द इंप्लीकेशन ऑफ रोमम एंड एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ये वाला रीअसेस द रोमम एंड इवेल्यूएट और ऑडिट प्रोसीजर आपको चेंज करना है। तो ये 1 मार्क्स इनका यहाँ पे कंक्लूजन में कटा है, 1 मार्क्स इनका यहाँ पे कंक्लूजन में कटा है कि कंक्लूजन इनका मैच नहीं हुआ है सच, ठीक है। कॉन्सेप्ट ठीक था पर जो एग्जैक्ट आईसीआई वो बोलता है वो नहीं लिखा, जो एग्जैक्ट स्टैंडर्ड ऑडिटिंग बोलता है वो नहीं मिला। तो कंक्लूजन का इनका लगभग 1 मार्क कटा है, और इन्होंने यहाँ पर ये नहीं बताया था कि ये ऐसे 500 क्या बोलता है, इसका 1 मार्क कटा है। ठीक है, तो एक एक मार्क इसके कटे हैं। बाकी उन्होंने एक्शन कंफर्मेशन बताया, रिलायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर दिया, गिवन केस भी एक्सप्लेन कर दिया, तो इनको 3 मार्क मिल गए उसके। समझ गए, तो तुमको बस लिख के तो आना है। तुमको लग रहा है कि एग्जैक्ट तुमको आंसर नहीं आता, कोई बात नहीं, जितना आता है उसको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करो। पॉइंटर में ये देखो हर एक आंसर पॉइंटर में प्रेजेंटेड है, ऐसा नहीं है कि कोई घिच पिच लग रहा हो पैराग्राफ में। भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी राइटिंग खराब है तो बिल्कुल ओपन ओपन, थोड़ा खुला खुला लिखो, वर्ड को ओपन ओपन लिखो। नोटबुक के पैसे तुम्हारे थोड़े ना लग रहे हैं भाई, लिखो आराम से लिखो, खुला खुला लिखो। ठीक है, ये देखो बाकी अंडरलाइन वगैरह ये सब प्रॉपर ध्यान रखना, कीवर्ड वगैरह की। चलो एक लास्ट पे तुमको बताता हूँ प्रोफेशनल एथिक्स का आंसर। क्वेश्चन 6C। क्वेश्चन 6C, आपको कोई बैंक ऑडिट वाले का, आपको बैंक ऑडिट के लिए अप्लाई करना है किसी टेंडर को, और टेंडर को आपको अप्लाई करना है जब वहां पे मैक्सिमम फीस पर ब्रांच दी हुई है। समझ गए होंगे, वैसे तो रिपीटेड क्वेश्चन ही था सर। सर आप टेंडर का रिप्लाई कर सकते हो, क्लोज 6 बोलता है, पर कब कर सकते हो, या तो वो एक्सक्लूसिव फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो, या तो वो एक्सक्लूसिवली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो, या फिर वहां पर मिनिमम फीस दी हुई हो। कौन सी, मिनिमम फीस दी हुई हो, मिनिमम फीस, उस केस के अंदर आपको रिप्लाई कर सकते हो। गिवन केस में मैक्सिमम फीस दी हुई है तो इसलिए आप रिप्लाई नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं प्रोफेशनल एथिक्स का आंसर कैसे प्रेजेंट होता है, आओ। ये देखो आईसीए ने सबसे पहले क्या करा है, बस बेसिक है, यहाँ पर पूरा क्लोज 6 एक्सप्लेन करा है, क्लोज 6 पार्ट 1 शेड्यूल 1, ठीक है, क्लोज 6 कुल मिला के एक्सप्लेन करा है, ठीक है। तो अब ये इतना बड़ा क्लोज 6 है, मतलब एग्जैक्ट इतना भी नहीं कि तुम पूरा डिटेल में अगर तुमको याद है उतना कर दो, बाकी यहाँ कुछ कुछ कीवर्ड तुम्हारे मैच हो गए ना तो भी काफी है, कुछ कुछ कीवर्ड मैच हो गए तो भी काफी है। एग्जैक्ट इतना रटने की जरूरत भी नहीं कि एग्जैक्ट क्लोज 6 कैसा होता है। ठीक है, तो पहले क्लोज 6 आपको एक्सप्लेन कर देना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जनरली गाइडलाइन क्या बोलती है। गाइडलाइन बोलती है ऐसे कि भाई आप उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते अनलेस अनलेस वो एक्सक्लूसिवली रिजर्व, अगर वो एक्सक्लूसिवली चार्टर्ड अकाउंटेंट रिजर्व हो, या फिर मिनिमम फीस कोटेड हो, या फिर उसमें मिनिमम फीस कोटेड हो, तो आप उसका रिजर्व कर सकते हो। ठीक है ना, चलो आ जाओ। तो भाई हाउ एवर सच रिस्ट्रिक्शन नॉट एप्लीकेबल, जहां पर मिनिमम फीस कोटेड हो, ये वाला पॉइंट आपको लिखना है मेनली।
ठीक है, या तो कुल मिला वाला रिस्पॉन्ड कब कर सकते हो, या तो एक्सक्लूसिवली चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए नहीं हो या फिर मिनिमम फीस कोटेड हो। तो ये उन्होंने गाइडलाइन बता दी। तो मतलब प्रोफेशनल एथिक्स में पहले आपको कुछ क्लोज बताना है, उसके लिए एक अगर कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन है जो क्वेश्चन के लिए रिलेवेंट है, वो गाइडलाइन वगैरह भी आप साथ में ही बता देना, वो गाइडलाइन वगैरह बता देना। फिर अब आपको गिवन केस, वही सेम सर, गिवन केस के अंदर क्या हुआ है, गिवन केस बता देना कि भाई गिवन केस के अंदर मैक्सिमम फीस कोटेड है, मिनिमम नहीं है। और फिर एंड में कंक्लूजन दे देना, कि भाई वो बंदा गिल्टी होगा, अगर उसने रिस्पॉन्ड करा तो गिल्टी होगा। अब आ जाओ आप, तो ये कितने मार्क्स का था, 6C 4 मार्क्स का था। ये देखो इनको 4 में से 4 मार्क्स मिले। तो भाई प्रोफेशनल एथिक्स में अगर तुमने सही से आंसर प्रेजेंट करा तो फुल में से फुल मार्क्स मिल जाते हैं। क्लोज 6 एक्सप्लेन करा, ये देखो क्लोज 6 एक्सप्लेन करा। अब मैंने बोला कि पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं इतना डिटेल में। अब जैसे ना, ये देखो ये दोनों पॉइंट इन्होंने एक्सप्लेन नहीं करे, इन्होंने यहाँ पर मान्या ने आंसर प्रेजेंट करते हो ये दोनों पॉइंट एक्सप्लेन नहीं करे कि भाई वो दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से वर्क मांग सकता है, टेंडर इंक्वायरी वगैरह को कैसे कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है, वो सब ये सब उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा, तो भी उनके मार्क्स नहीं कटे। तो मैंने वही बोला तुमको कि एग्जैक्ट 100% डिट्टो पूरा का पूरा क्लोज नहीं समझाना होता। तुमने बस क्लोज 6 बताया, उसके बारे में बेसिक चीजें बता दी, काम खत्म। बेसिक चीजें बता दी, काम खत्म। कि भाई देखो सोलिसिटेट नहीं कर सकते आप सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट वगैरह इन सबसे, ये बता देना। तो यहाँ पर इन्होंने यही बताया, ये देखो वो डीम टू बी गिल्टी होगा अगर उसने सोलिसिटेट करा सर्कुलर पब्लिक इंटरव्यू वगैरह इन सबसे। तो इसका 1 मार्क्स यहाँ पर मिल गया। ठीक है सर। अब ये देखो, अब उसके बाद यहाँ पर कि वो मिनिमम फीस वाला और एक्सक्लूसिव चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला, वो पॉइंट गाइडलाइन पूरी लिखनी है। तो ये देखो एक्सक्लूसिवली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट अनलेस मिनिमम फीस इज कोटेड, ये वाला पॉइंट यहाँ पे बता दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने गिवन केस एक्सप्लेन कर दिया, सेम गिवन केस। फिर एंड में कंक्लूजन दे दिया, एंड में ये कंक्लूजन दे दिया कि वो बंदा गिल्टी होगा क्योंकि मैक्सिमम फीस कोटेड थी। ठीक है, तो इस तरह से तुम आंसर लिखा इन्होंने, तो 4 में से 4 मार्क मिल गए। और जैसे ही नया क्वेश्चन प्रेजेंट हुआ है, देखो यहाँ पर इनके पास जगह खत्म हो गई थी, मतलब जगह थी, पर जब भी नया क्वेश्चन स्टार्ट करना ना, मतलब नया पार्ट, तो भी आप नए पेज पे जाके बिल्कुल मिडिल में जाके स्टार्ट करना कि आंसर 6 ही भाई मैं शुरू कर रहा हूँ, वरना आधी बार उनको सामने वाले को पता नहीं पड़ता है कि आपने नया आंसर शुरू कर दिया और आपको मार्क्स नहीं मिलते उसके, फिर आप रिवैल्यूएशन वगैरह में उलझे रह जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दैट्स इट। अगर आपको ये वाली नोटबुक चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, नोटबुक वगैरह मैं आपको शेयर करा दूंगा, टेलीग्राम चैनल वगैरह पे शेयर करा दूंगा। और उसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। चलो बाकी टाटा बाय बाय, सी यू।